इसी बीच श्री प्रकाश ने कई घटनाएं कर दी, बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। और इसी बीच एक र्यूमर उड़ गई कि उसने माननीय मुख्यमंत्री जी की सुपारी ले ली जी। अब ये तो एक ऐसा मतलब मैसेज था कि शासन प्रशासन सभी हिल गया, पूरा उत्तर भारत हिल गया था। गया। जी। तो ये हुआ कि फिर सीनियर अफसर्स की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, तो बोले क्या किया जाए। तो उस समय अजय शर्मा साहब थे, विक्रम जी। सिंह साहब थे। एडीजी थे उस समय। हाँ, तो प्रमुख सचिव के साथ मिल के, मुख्यमंत्री जी के साथ मिल के ये हुआ कोई एक ऐसा फोर्स बनाया जाए जो सिर्फ इसी के लिए काम करे। तो होते होते फिर ये डिसीजन हुआ कि एक संगठन बनाते हैं जिसको स्पेशल टास्क फोर्स नाम दिया जाएगा, और इसको कुछ पुलिस से अलग पावर दी जाएंगी, कुछ सुविधाएं दी जाएंगी जिससे इनका कार्यशैली फास्ट हो। अच्छा, तो ये आइडिया किसका था कि भाई सिर्फ एक किसी क्रिमिनल को निपटाने के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए पहली बार ऐसा था। ये आइडिया अजय राज अजय शर्मा जी साहब, का था। विक्रम सिंह साहब और उस समय जो प्रमुख सचिव थे उनका, इन्होंने ये सजेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। फिर बीच में ये हुआ कि अगर हम सिर्फ एक आदमी के लिए एसटीएफ गठित करेंगे तो बहुत से सवाल उठेंगे। तो उसके साथ फिर एक जोड़ा गया कि श्री प्रकाश शुक्ला प्लस जितने संगठित अपराध उनके लिए एसटीएफ का गठन किया गया, और ऑर्गेनाइज क्राइम को पूरा सैनिटाइज करने के लिए। हाँ, तो एसटीएफ का गठन हो गया। एसटीएफ का गठन हुआ तो उसमें ये हुआ कि एसएसपी किसे लगाया जाए, तो अरुण कुमार झा साहब का नाम उस समय जी। अच्छा चल रहा अरुण था कुमार जी। और वो अच्छे अफसर हैं। उनको एसएसपी बनाया गया और हम लोग चूँकि 3-4 लोग काम कर ही रहे थे, हम लोगों की पोस्टिंग एसटीएफ में हो गई और फिर कुछ स्टाफ धीरे धीरे आना शुरू हुआ। और हम लोगों को एक विवादित मकान था महानगर में, विज्ञानपुरी में। जी। वो एक कोई रिटायर्ड सीओ थे जिनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, और वो कोठी हम लोग अलॉट की गई कि आप इसमें एसटीएफ का ऑफिस खोलिए। हम लोगों ने अपने आप ही उसकी साफ सफाई, पूजा पाठ, जो भी फर्नीचर हल्का फुल्का मिला उसको लेके एसटीएफ शुरू हुई। फिर धीरे धीरे तमाम सुविधाएं मिलने लगी और एसटीएफ फिर अपना काम करने लगी। बीच में ऐसा हुआ कि श्री प्रकाश का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इधर से आया उधर निकल गया, ये बस हवा रहती थी, मीडिया में आता था या वो आता था, पुलिस के पास कोई उसका फ़ोटो भी नहीं था। तो वही मतलब जब आप लोगों को पहली बार पता लगा कि अब आपको एसटीएफ को सबसे पहला ये काम करना है, तो जाहिर सी बात है लिस्ट बनी होगी कौन कौन इसमें लोग होंगे। सबसे टॉप पर श्री प्रकाश शुक्ला का ही नाम था श्री प्रकाश का ही, और आप लोगों के पास उसका कोई क्लू नहीं था, ना कोई उसकी पहचान, ना कोई उसके गैंग का पता, और ना कोई इसकी ऐसी फोटो, ना कोई संपर्क सूत्र। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। तो गोरखपुर के मामखोर जहाँ वो जन्मा, तो वहाँ भी कुछ शुरुआत में रेकी वगैरह पुलिस ने की गई थी, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटोग्राफ उसके रिश्तेदारों के यहाँ से कहीं मिला, वो भी बड़े दबाव में उस फ़ोटो को फिर मैनिपुलेट किया गया कि इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर लो, ताकि उनके घर वालों को भी शक ना हो कि फ़ोटो कहाँ से मिली होगी। वो एक बर्थडे की फ़ोटोग्राफ थी, सिर्फ एक मात्र वो फ़ोटो पुलिस विभाग और एसटीएफ के पास थी। अच्छा, तो उस फोटो के आने के बाद फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी? फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा सा एसटीएफ के पास थोड़ा सा सुविधाएं और पावर तो थी जी। तो ये हुआ कि यार ये नंबर कैसे सुने जाए इन लोगों के, इसके नंबर कैसे सुने जाए, यानी उनकी कॉल्स कैसे ट्रेस की जाए। कॉल तो ट्रेस हो जाती थी क्योंकि जो सीडीआर निकलता था उस समय सब वैसे ही निकलते थे, इतने बड़े बड़े, एक कॉल डिटेल मान लो 100 पेज की निकली। अब उसमें इन आउट मैसेज, ये इनकमिंग आउट, ढूंढते ढूंढते चश्मा लग जाता था लोग। फिर धीरे धीरे हुआ कि कुछ इसका यार पावर का इस्तेमाल किया जाए, तो फिर हम लोगों ने बीएसएनएल में लैंडलाइन नंबर डायवर्जन पे लेना शुरू किए। फिर हम लोगों को एक लड़का मिला आईटी का, बड़ा अच्छा होशियार लड़का था। उसने बोला सर आपको ये मोबाइल कंपनी सर्विसेज देंगी, आप बात करिए इनसे। तो बात की गई उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर हम आपको दे तो देंगे, लेकिन आपको हमारे उसमें ही सुनना पड़ेगा, क्या नाम, हमारे जो उनका वो सिस्टम है। तो वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को ऊषा फ़ोन चलता था उसमें। जी, उषा के फ़ोन आए थे। तो हम लोगों को उन्होंने कानपुर में अपने यहाँ जगह दी कि साहब यहाँ डाइवर्जन पे आप सुनिए।
फिर धीरे धीरे और जानकारी हुई। उस लड़के ने बताया, नहीं सर आप और प्रेशर बनाइए, सब कुछ देंगे। फिर और दबाव उन पे बनाया गया। फिर उन्होंने अपनी और मशीनें मंगवाई, ये मंगवाई, फिर हम लोगों को प्रोवाइड कराया। मोबाइल पे ही हम लोगों को फिर कॉल मिलने लगी। तब तक आप लोगों को मालूम हो चुका था कि शिवप्रकाश शुक्ला जो है वो मोबाइल फ़ोन के जरिए ज़्यादा डीलिंग कर रहा है, क्योंकि उस समय वो नए नए थे और सबके पास थे नहीं। सबके पास थे नहीं, और लोगों को मोबाइल के बारे में बहुत जानकारी थी नहीं, तो आदमी बेफिक्र होकर उसका यूज कर रहा था। यानी शिवप्रकाश शुक्ला को नहीं मालूम था कि उसके मोबाइल कॉल ट्रेस हो रहे हैं। जब आपने शुरुआत की, जब तक नहीं किसी को मालूम था, क्योंकि बड़ी गोपनीय चीज़ें थी ये कहीं डिस्कस नहीं होती थी, किसी से इस विषय में कोई बातचीत नहीं होती थी, तो लोगों को पता ही नहीं था। कि एक बार को लैंडलाइन का तो उनको एहसास था, लेकिन मोबाइल का उनको नहीं पता था कि मोबाइल भी हो सकता है। इस तरह फिर धीरे 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 श्रीप्रकाश के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हम लोगों को हासिल होने लगी। उसके बाद फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी? फिर वो तो बेखौफ था ही। यूपी बिहार से माफिया कहना चाहिए कि बिल में घुस गए थे जी। उसके खौफ की वजह से। घटनाएं वो लगातार करता जा रहा था। उसकी लोकेशन भी हम लोगों को मिलती थी, लेकिन वो इतना अलर्ट रहता था कि अगर उसको ज़रा सा भी शक हो गया या उसको किसी ने बता दिया तो वो जगह वो एज इट इज छोड़ के भाग जाता था, सिर्फ वेपन और पैसे लेके। बाकी पूरा सब फर्नीचर ये वो सब छोड़ के भाग जाता था। ऐसे उसके कई घर ट्रेस हम लोगों ने किए। अच्छा, उसके हाइड आउट लोकेशंस जो थे। हाँ जी। तो और पूरे इस एपिसोड में श्रीप्रकाश से आमना सामना मेरे ख्याल से किसी का नहीं हुआ था। मतलब लगभग 8-10 महीने गुजर चुके थे। हाँ, एसटीएफ को बने हुए। हाँ नहीं, एसटीएफ को बने हुए 8-10 महीने गुजर गए थे, लेकिन एसटीएफ बस अभी तक यहीं तक सीमित थी। उसकी कॉल डिटेल, उसका लोकेशन, उसका ये, लेकिन कोई सफलता नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि एसटीएफ को पहले से पता होता था कि हाँ भाई कॉल ट्रेस हो गई, ये वहाँ अपराध करने वाला है। लेकिन नहीं, वो ऐसी बातें घटना करने के बाद बोलता था। उसको पब्लिसिटी का ही बड़ा शौक था। हाँ, ये तो है कि लोग जाने कि मैंने ये किया। तो वो जब घटना होती तब फिर वो मार दिया, ये कर दिया, इतने मारे, 100 मारे, 150 गोलियां मारी। मतलब उसको एक शौक था ये, ताकि दहशत और फैले। यानी कि वो खुद ही कॉल करके बोलता था। कॉल करता था। इस बीच में धीरे 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 कुछ खबरी, कुछ लोगों को इंट्रोगेट किया गया, तो मालूम पड़ा कि वो लखनऊ में बिंदास घूमता है और उसको कोई पहचानता नहीं है। वो हजरतगंज में जब मर्जी होती जूस पीने आ जाता है, जब मर्जी आती सैलून में आ जाता है, जब मर्जी होती वो शॉपिंग करने आ जाता है। लेकिन वो आता अशोक सिंह के नाम से है। अब अशोक सिंह का भी कोई हुलिया नहीं था, डिटेल नहीं था, कुछ नहीं था।